हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हिट एंड फिट। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ऑफ द फर्स्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो प्यारे बच्चों, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बच्चे? ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे इस वीडियो में हमने जो कवर किया है, आई मीन जो कवर करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या है? The very first thing, as I told you, this will be very very important for the point of view the board examination. And the second thing is that कि बच्चे एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास किस चीज का होना जरूरी है? प्रॉपर नोट्स का, ठीक है। तो टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग will be covering all the NCERT notes in this video. Okay, now the third and most important thing is that we will be covering all these topics point to point. इलेक्ट्रिक डाइपोल यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है यार? डाइपोल मतलब इसके दो पोल होंगे, डाइपोल दो पोल। अब दो पोल में क्या यार, एक तो माइनस क्यू चार्ज होगा और एक प्लस क्यू चार्ज होगा, दोनों की अमाउंट इक्वल होगी। सो वी कैन से दैट दिस इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस लेट इट बी 2a, ठीक है। ये 2a डिस्टेंस होगा यार, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस होगा यार a, ठीक है। अब ये हमारा पी कैप, ये दे रहा है यार इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है यार? ये हम क्या बता रहे हैं यार, यहाँ पर ये है किसी भी एक चार्ज का प्रोडक्ट इस डाइपोल लेंथ से कर दें, वो हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आई मीन P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। P इज द नोटेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है बच्चे। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, दैट इज Q इंटू 2a। किसी एक चार्ज को डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो यार, वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, और इसकी डायरेक्शन होगी यार जो हमारा ये वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, पी कैप, ये देगा इसकी डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन होती है यार माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। ये डायरेक्शन बता रहा है, देखो पी कैप इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये इसकी डायरेक्शन होगी यार, ठीक है, ओके। तो पी कैप हो गया यार हमारा क्यू इंटू 2a। अब ये इसकी डायरेक्शन और बता दो यार, यहाँ पर पी कैप इसकी डायरेक्शन देगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी। P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो यार अब देखते हैं हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यार। देखो इससे पहले हमने एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, नंबर ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, अब निकालेंगे यार इस पेयर की आसपास में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। वैसे टोटल चार्ज यहाँ पर 0 है, प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट इज गिविंग अस 0, बट इट डजंट मीन दैट हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास में कुछ होगी, इसकी भी आसपास में कुछ होगी, दे कैन नेवर कैंसिल ईच अदर, ठीक है। और हमने देखा भी है यार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कैसे निकालेंगे यार? सबसे पहले ये डायग्राम देख लो यार, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, आई मीन दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, विद डाइपोल लेंथ 2a। इसके एक्सिस पर यार हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहला केस होगा इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब इसके एक्सिस पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया यार, पी पॉइंट, ठीक है। इस पी पॉइंट पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? प्लस चार्ज की आउटवर्ड होती है, दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड, दैट्स व्हाई दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू फॉर दिस चार्ज। नाउ माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चे? E माइनस क्यू, ठीक है, एंड दैट इज इनवर्ड होती है माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डायरेक्शन के साथ यहाँ पर डिनोट कर दिया, ये E प्लस क्यू, E माइनस क्यू, प्लस क्यू की आउटवर्ड, माइनस क्यू चार्ज की इनवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, ठीक है। अब मान लो यार सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस R है, ठीक है, R डिस्टेंस है, तो यार इस Q चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि हम कैसे निकालेंगे यार एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार इसकी निकाल लेंगे, एक बार इसकी निकाल लेंगे, ठीक है, और दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, सिंपल। तो पहले जब प्लस क्यू की निकालेंगे यार, इसका डिस्टेंस चाहिए होगा, इसका डिस्टेंस कैसे आएगा? अब सेंटर से डिस्टेंस है P पॉइंट का R, इससे कितना हो जाएगा यार? इससे हो जाएगा हमारा इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, इस पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे यार, ये है हमारा A, ठीक है, R में से A माइनस कर देंगे, प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस A, माइनस क्यू का डिस्टेंस हो जाएगा, ये R है यार, इसमें A ऐड कर देंगे, R प्लस A। तो जब प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हमारा डिस्टेंस क्या होगा यार? R माइनस A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? K क्यू अपॉन R स्क्वायर, ये यार K Q upon R square, R is the distance of the charge from the point, ठीक है, and that distance is R minus A।
ये r माइनस ए है, डायरेक्शन दे रहा है पी कैप। अब देखो इस E प्लस क्यू की डायरेक्शन क्या है यार, पी कैप की डायरेक्शन में। देखो ये है पी कैप की डायरेक्शन, ये बात समझ में आ रही है ना। E प्लस क्यू पी कैप की डायरेक्शन में है। पी कैप क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो E प्लस क्यू एंड P आर इन द सेम डायरेक्शन व्हाइल E माइनस क्यू एंड P आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो E प्लस क्यू लिखेंगे यार जब ये हो जाएगी, E माइनस क्यू लिखेंगे, डिस्टेंस हमारा चेंज हो जाएगा, दैट इज R प्लस ए पी कैप। लेकिन एक खास बात देखो यार, यहाँ पर जो E माइनस क्यू है ना, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने इसको माइनस साइन के साथ ले लिया। इज दैट क्लियर? आसान है यार। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं यार, इनका वेक्टर सम कर देते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी नोन एज ई एक्सियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट, दैट इज E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। ठीक है, वी आर लेफ्ट विथ 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट इनटू पी कैप। क्लियर है? अब यार इसको सोल्व करना, दिस इज अ मैथमेटिकल पोर्शन एंड वी कैन सोल्व इट इजीली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सोल्व कर सकते हैं यार, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आएगा यार r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इधर चला जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ना, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए इंटू आर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं यार, r माइनस ए आई मीन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे यार, हमारे पास 4ar आ जाएगा, इजी है। ठीक है, सो आवर एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड केम आउट टू बी दिस वन, 4ar और r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू पी कैप। इजी है यार, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब यार स्पेशल केस लेते हैं। क्या हो अगर हमारा यार ये P पॉइंट यहाँ से बहुत ज्यादा दूर हो। ठीक है, आई मीन दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस डिस्टेंस। ठीक है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ठीक है, a से बहुत बड़ा हो यार r। ठीक है, तब क्या होगा, a को हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि a बहुत छोटा है r से। ठीक है, नेग्लिजिबल हो गया, r a को यहाँ से उड़ा दो। ठीक है, वी आर लेफ्ट विद r स्क्वायर टू होल स्क्वायर r रेज़ टू पावर 4 ऊपर का एज इट इज। ठीक है, बस इसमें चेंज आया यार, स्पेशल केस में a को हमने इग्नोर कर दिया तो r रेज़ टू पावर 4 आ गया। अब एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बच जाएगा यार हमारा r क्यूब। ऊपर देखो यार, 4a को हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 4a को 2 इंटू 2a कर लो, 2 इससे अलग कर लिया और ये क्यू। ठीक है, यहाँ से 2a इस क्यू के साथ जोड़ दिया, 2a इस क्यू के साथ जोड़ दिया यार। नाउ व्हाट इज दिस इक्वल टू, नाउ क्यू इंटू 2a क्या होता है यार, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखा था, क्यू इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है, ये हमने डायरेक्शन नहीं लिया यहाँ पर, देखो ये डायरेक्शन इसके साथ इंक्लूड नहीं किया, तो हमने केवल मैग्नीट्यूड लिया है, क्यू इंटू 2a दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर यार ये हमारे आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब क्या यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, बार बार पूछा जाता है, ये हर एक रिजल्ट में हम यही करेंगे यार, हर एक रिजल्ट में पूछा भी जाता है कई बार वेरिएशन की इस क्वांटिटी का, यहाँ पर जो वेरिएबल क्वांटिटी है रिजल्ट में उसके साथ कैसा वेरिएशन है, कैसे वेरी कर रही है। नाउ दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर r स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी उसका वेरिएशन देखा था, वहां पर उसकी बजाय यहाँ पर क्या है यार, इसका हम शार्प वेरिएशन दिखा देंगे, शार्पली डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि r क्यूब आ गया, एक और r मल्टीप्लाई हो गया नीचे। ठीक है, इसलिए ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डिस्टेंस के साथ शार्पली डिक्रीज होगी। ठीक है, स्पेशल केस वाले केस में। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। So प्यारे बच्चों, our next topic is to find out the electric field at the equatorial point of this electric dipole. Okay, so this is our dipole plus q charge minus q charge, and this is our dipole length 2a. Now our aim is to find out the electric field at this point P, which is at a distance of r from the center of this dipole. Okay, इस P point पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो यार, प्लस q चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, माइनस q चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी। ठीक है, ये होगी E प्लस क्यू, ये होगी E माइनस क्यू। अब एक बात बताओ यार, प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज है, केवल साइन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, क्यू क्यू।
इस क्यू का डिस्टेंस यहां से और इस क्यू का डिस्टेंस यहां से इक्वल है, निकाल लो यार, ये ए है ये आर है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये ए है ये आर है इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये होगा यार हमारा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है यार। अब देखो, अब ये इतना ए क्यों है यार, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है मैं बता चुका हूं यार, इसका इतना ही डिस्टेंस इधर है, इतना ही डिस्टेंस इधर है, ये इसके बीचों बीच एक प्लेन है, जैसे कि मान लो ये डाइपोल हमारा एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया हमारा बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से जाता हुआ एक प्लेन, सेंट्रल पॉइंट से बिल्कुल सेंटर से इसके प्लेन पास हो रहा है, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी यार, ठीक है। अब ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यार इक्वल हो गए, ठीक है, अगर डिस्टेंस भी इक्वल हो गए मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है यार, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिपेंड करती है एक तो चार्ज पर और एक डिस्टेंस पर, वो दोनों बराबर है यार, इसका मतलब E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये दोनों इक्वल है यार, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इनके बीचों बीच आएगा, इन द मिडल, एग्जैक्टली इन द मिडल, ठीक है। तो यार हम क्या मान सकते हैं, ये जो कंपोनेंट है रिजल्टेंट कंपोनेंट, हमने ये पता लगाना कि कितना है, ठीक है, ये कितना आएगा, ये इससे और इसके कंपोनेंट से मिलकर आएगा यार, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है रिजल्टेंट कंपोनेंट, ये मान लेते हैं यार इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है मींस दिस थिंग एंड दिस थिंग, I mean this dipole axis and this are parallel to each other, means this angle will be equal to this angle, if this is theta this will also be theta, if this is equal to theta then this will also be equal to theta। why? क्योंकि यार देखो ये लाइन है पैरेलल है, ये दोनों एंगल तो हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों एंगल हो गए, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा है, ये दोनों एंगल हो गए अल्टरनेट एंगल, तो बराबर हो गए यार, ये थीटा, ठीक है। अब देखो यार इसके कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। अब E प्लस क्यू के कंपोनेंट क्या आएंगे, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा यार E प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है, बेस कंपोनेंट होगा हमारा E प्लस क्यू कोस थीटा। सिमिलरली E माइनस क्यू, इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा यार E माइनस क्यू साइन थीटा, और ये बेस कंपोनेंट होगा यार E माइनस क्यू कोस थीटा। इजी, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। तो यार अब देखते हैं आगे, E प्लस की कोस थीटा E माइनस की कोस थीटा, दोनों के कंपोनेंट आ गए और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एंड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ यार, यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इनके सम के बराबर लग रही है, सिंपल सी बात है, इनको ऐड कर देंगे। एक और चीज देखो, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है इसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना, इसके अपोजिट है। तो यार ध्यान रखना, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अपोजिट आ रही है, मतलब यहाँ पर हम इसका जो टोटल लेंगे दैट विल बी नेगेटिव इन साइन, ठीक है, ये हो गई यार, ये रहा नेगेटिव इन साइन, ठीक है, ये रहा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले E प्लस क्यू क्या होगा यार, Q ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस था ये, इसका स्क्वायर कर दिया यार, ठीक है। अब इसको स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद E प्लस क्यू इज Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझ आ रहा ना, आसान है यार। इसकी डायरेक्शन क्या है, E प्लस क्यू की डायरेक्शन क्या है, अलोंग AP, E प्लस क्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं हम, ये लिख रखी, ठीक है, AP के अलोंग इस तरफ है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस क्यू, ये क्या होगी यार, इस तरफ है, PB, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी PB, मैग्नीट्यूड सेम मैं बता चुका हूँ, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है यार। अब देखो आगे, चल भी रही है क्या यार वीडियो, ओके, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ओके। नाउ अब इनको ऐड कर देंगे यार सिंपली, आई टोल्ड यू दैट E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू इज इक्वल टू दिस वन, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो यार अब देखते हैं इनके कंपोनेंट्स, वी वर लेफ्ट विद दीज कंपोनेंट्स, E प्लस की कोस थीटा E माइनस की कोस थीटा, दोनों को ऐड कर दिया यार सॉरी, P जो कैप है यूनिट वेक्टर, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यार टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरफ है ये इस तरफ है, तो नेगेटिव साइन ले दिया यार, दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों में से एक ले लो, कोस थीटा हो जाएगा, E प्लस क्यू E माइनस क्यू, ये भी दोनों बराबर है, तो 2 हो गया यार, इसका ट्वाइस हो गया, ठीक है, दोनों बराबर ही तो है, ट्वाइस हो गया, नेगेटिव साइन आ गया एज इट इज, ठीक है, P कैप एज इट इज। अब यार इसमें कोस थीटा निकाल लो, कोस थीटा का यहाँ से कोस थीटा निकलेगा, एक ट्रायंगल से कोस थीटा निकाल लो, एंड दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है यार a, हाइपोटेन्यूज है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
ये वैल्यू यार यहाँ पर रख देंगे इस cos थीटा की जगह। जब a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे यार, हमारा देख a इसके साथ आ गया, 2qa हो जाएगा यार, 2qa इकट्ठा हो गया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, दिस थिंग एज इट इज। cos थीटा की ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आधी है पावर, ठीक है, इसकी 1 है, 1 प्लस हाफ पावर कितनी हो जाएगी 3/2 पावर। ये आ गई यार इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। बात आ रही है ना समझ में? इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है, बस मैथमेटिकल पोर्शन है यार। हमने डायरेक्शंस देखनी है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग रही है, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स निकाल लिए, उनको ऐड कर लिया यार, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बात खत्म। अब ये 2qa क्या है, P पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी यार, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 इनटू P कैप। आगे माइनस साइन फिर से भूल गए यार, ठीक है, माइनस में हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर है ना? ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जगह P लिख लेंगे यार बस। अब क्या यार, स्पेशल केस देखते हैं, मतलब अगर ये पॉइंट यहां से बहुत ज्यादा दूर हो, मतलब ये डाइपोल शॉर्ट हो, ऐसे डाइपोल को हम शॉर्ट बोलते हैं, जहां पर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, दैट पॉइंट इज एट अ वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओके, सो इन दैट केस दिस r विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन a से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा यार। इन दैट केस अगेन वी विल कैंसिल दिस a विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, a नेग्लिजिबल हो जाएगा हमारा, इसको इग्नोर कर देंगे, आर स्क्वायर बच जाएगा, उसकी पावर 3/2 बच जाएगी, ठीक है। इसी में इसको खत्म कर दो यार, बस हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा P ओवर आर क्यूब इंटू पी कैप। ये आ गई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इन द स्पेशल केस व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, ओके, greater than a. So electric field at the equatorial point came out to be 1/4 pi epsilon naught P over r cube into P cap। बात क्लियर है? ओके, अब यार देखो, हमने एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इसी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर, that were coming out to be 2p over r cube into 1/4 pi epsilon naught P cap। यहाँ पर देखो यार, दोनों ये इसकी दोगुनी है, तो यहाँ से हम प्रूव कर देते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, E एक्सियल इज इक्वल टू 2 into EQ, यहाँ से ये प्रूव हो रहा है। अब एक चीज और देखो यार, इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी हमारी r क्यूब के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सेम वेरिएशन, ठीक है, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे यार, r के रिस्पेक्ट में E का वेरिएशन कैसा हुआ, ये शार्पली डिक्रीज हो रही है क्योंकि r क्यूब है, ठीक है। तो ये था यार अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो प्यारे बच्चों, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is dipole in uniform electric field and dipole in non uniform electric field। अभी हमने देखा यार डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने उसके एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, यहाँ पर हमने पूरे डाइपोल को ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया यार, और देखेंगे इसका बिहेवियर कैसा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सबसे पहले ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, ये हमारा डाइपोल यार, ठीक है, रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है यार, कि इस पूरे की पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, चाहे हम यहाँ पर देखें, चाहे हम इस चार्ज पर देखें, चाहे हम इस चार्ज पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है यार, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है यार, कितना लगाती है, Q इंटू ई। अब फोर्स जो लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई, ठीक है। अब E हर एक रीजन में, सॉरी, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इक्वल है। तो ये अब देखो यार, चार्ज भी इक्वल है, ये क्यों, ये भी क्यों, बस साइन का फर्क हो गया। तो Q इंटू ई जो यहाँ पर लग रहा है और Q इंटू ई जो यहाँ पर लग रहा है, बराबर होंगे कि नहीं होंगे यार, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर होंगे। और अपोजिट भी है यार, ये इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है, क्यों? क्योंकि यार देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब इस तरफ होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ होगा, कोई पॉजिटिव प्लेट होगी यार, इस तरफ कोई नेगेटिव प्लेट होगी, तभी तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव के इनवर्ड होती है। ओके, बात क्लियर है ना? क्लियर है यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इस तरफ है, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, सॉरी, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इधर से पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्यू ई प्लस इधर लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई चार्ज जो है इस तरफ लगेगा, ठीक है यार। तो दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो गए, नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो आ गया, फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, ये लीनियरली मूव ही नहीं करेगा, देयर विल बी नो लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, रिजल्ट में देखेंगे आगे। तो ये होगा यार नेट फोर्स कैसे जीरो आता है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइंड इट।
पेपर में पूछा जाता है, हर एक पोर्शन से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है यार पेपर में हर बार, ठीक है, हर बार नहीं तो यार कुछ ना कुछ टाइम बाद पूछता रहता है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आगे कैलकुलेट करेंगे यार इस पर टॉर्क कितना लगेगा। अब क्योंकि हमें पता है यार जब भी किसी, मान लो ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इधर और इधर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है। अब हमें पता है यार जब भी कहीं पर भी किसी भी चीज पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, चाहे कोई भी चीज हो, बस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे वहां पर, तो वो उसमें एक टॉर्क जनरेट कर देगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, इस पर टॉर्क जनरेट हो जाएगा। अब वो टॉर्क कितना होगा यार वो कैलकुलेट करने वाले हैं। टॉर्क क्या होगा यार, यहाँ पर किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एंटी पैरेलल फोर्सेस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यार हमारा इतना, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये एक फोर्स इस तरफ लग रहा है या एक फोर्स इस तरफ लग रहा है यार, इन दोनों के बीच में ये फोर्स इस तरफ लग रहा है यार, देखो, ठीक है। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और ये कैसे निकाल लेंगे, मान लो यार ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब तो ये कंपोनेंट कैसे निकल रहा है, इस ट्रायंगल में निकाल लेंगे हम ट्रायंगुलर लॉ से। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a sin थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 2a sin थीटा। तो Q इंटू E इंटू 2a sin थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क, बिकॉज दिस इज फोर्स ऑन ईच चार्ज इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू E इंटू 2a sin थीटा। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके यार क्या ले आएंगे, देखो 2 इंटू a इंटू Q क्या बन जाएगा, 2QA क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट इधर रहेगा E sin थीटा, तो ये आ गया हमारा टॉर्क P sin थीटा, सिंपल बात है। वेक्टर फॉर्म में इसको डिनोट करें, दैट विल केम आउट टू बी P क्रॉस E। ओके, तो यार हमने देखा यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, क्लियर, नेट टॉर्क नॉन जीरो है, इस पर टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो सीधी सी बात है यार नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0 होगी, दैट्स वेरी सिंपल। अब देखते हैं यार टॉर्क जो लग रहा है यहाँ पर मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। यार तुम एक बात बताओ, यहाँ से देखो टॉर्क हमारा PE sin थीटा, कितना है PE sin थीटा। यार ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये sin थीटा मैक्सिमम होगा। sin थीटा मैक्सिमम कब होगा, sin थीटा मैक्सिमम क्या होता है 1, कब होगा when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये टॉर्क ये डाइपोल ऐसे हो, ऐसे अलाइन हो, ठीक है। अभी थीटा एंगल बना रहा है कुछ, अगर इसको हम ऐसे कर दे, इन दैट केस इन दिस पोजीशन दिस विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क। यहाँ पर परपेंडिकुलर के केस में जब ये परपेंडिकुलर है मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ओके, अब 0 कब लगेगा यार, जब ये sin थीटा 0 हो, सिंपल सी बात है। अब sin थीटा 0 कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा यार, जब थीटा 0 होगा तब टॉर्क कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। थीटा 0 होने का मतलब ये हमारा जो है डाइपोल ऐसे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, और डाइपोल बिल्कुल फील्ड के अलोंग लाई करेगा। इन दिस केस बिल्कुल आराम से गिर जाएगा। अब फोर्स इस तरफ भी इक्वल लग रहा है, इस तरफ भी इक्वल लग रहा है, ठीक है। देयर इज नो लीनियर एक्सीलरेशन, आराम से पड़ा रहा है सुस्त अवस्था में, ठीक है। इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, दिस पोजीशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। पेपर में पूछा जाता है विद डायग्राम्स, ठीक है, आगे आने वाले टॉपिक में करेंगे हम, ठीक है। जब एनर्जी निकालेंगे इसकी, तो यार ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम कब, जब टॉर्क 0 है और प्लस Q इस तरफ है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस Q इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर है, बहुत इजी है यार, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। अच्छा, हो गया 0। अगर यार एंटी पैरेलल हो जाए, मतलब इसको हम ऐसे घुमा दें बिल्कुल 180 डिग्री से ऐसे, तब क्या होगा, अगेन sin 180 इज 0, ठीक है। क्योंकि यार हमारा जो ग्राफ बोलता है साइन का, ये ग्राफ होता है, ठीक है, ये 90 180 0, तो sin 180 0, ठीक है। अगेन टॉर्क विल बी 0 इन द केस ऑफ व्हेन व्हेन दिस डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। अब देखते हैं यार, अगर हम इस डाइपोल को कहाँ रख दे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, ठीक है। हम बचपन में वो ड्राई हेयर खेलते आए थे ना, कंघे से वो खींचते थे कागज के टुकड़े, ठीक है, वो यहीं से एक्सप्लेन करेंगे हाउ डिड दैट हैपन। ओके, नाउ यार अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे यार, तब क्या होगा, ध्यान से देखना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मतलब क्या यार, एक तरफ फील्ड ज्यादा, एक तरफ फील्ड कम, सीधी सी बात है। मान लो इस तरफ फील्ड ज्यादा यार, इस तरफ फील्ड ज्यादा कब होगी, जब इस तरफ चार्ज ज्यादा हुआ यार, इस तरफ चार्ज कम होगा, सिंपल सी बात है। इस तरफ फील्ड ज्यादा हो जाएगी, इस तरफ फील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि फील्ड सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड।
ओके, अब देखो यार, सबसे पहला केस, अब यार मान लो ये पैरेलल है इसके, ठीक है, दो केस कंसीडर करने वाले हैं, जब ये पैरेलल हो और जब ये एंटी पैरेलल हो, आई मीन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एक बार तो पैरेलल हो या फिर उसके एंटी पैरेलल हो। जब पैरेलल है यार, इसके पैरेलल का मतलब प्लस क्यू चार्ज इस तरफ है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इस तरफ है, जब यार ये प्लस क्यू चार्ज इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको इस तरफ खींचेगा, इधर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। लेकिन ये बताओ यार, अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा ज्यादा है? अट्रैक्टिव फोर्स ये वाला ज्यादा है, क्योंकि इस तरफ ज्यादा चार्ज है, ये इसको ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। इधर अट्रैक्टिव फोर्स कम है, इधर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। फोर्स जो है अब यहाँ पर नेट अमाउंट में लगेगा, क्योंकि इस तरफ ज्यादा इस तरफ कम, तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगा यार? ये ज्यादा फोर्स से खींच रहा है इसको, तो नेट फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, क्योंकि फील्ड इस तरफ इंक्रीज हो रही है, तो नेट फोर्स will be in the direction of increasing field when this is parallel to the, I mean this electric dipole moment is parallel to the electric field. Is that clear? बात क्लियर है? सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। ये पहला केस, when this is parallel to, I mean this P is parallel to E. नेट टॉर्क तो जीरो होगा यार, सिंपल सी बात है, कैलकुलेट कर चुके। नेट फोर्स क्या होगा? will be in the direction of increasing field. ये देख चुके कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, डायरेक्शन है इसकी P की along the E। तो यार जो नेट फोर्स लगेगा ना इसी तरफ लगेगा, ये यहां से समझ चुके हैं। अब यार अगर एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल का मतलब यार ये प्लस क्यू चार्ज इस तरफ आ गया, माइनस क्यू चार्ज उस तरफ चला गया, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पी इस तरफ है, एंटी पैरेलल होगा, तब क्या होगा यार? ठीक है, तब क्या होगा? इस केस में नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया यार, ठीक है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, अब यहाँ पर जो रिपल्सिव फोर्स है, अब की बार यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है, जो ये रिपल्सिव फोर्स होगा यार, ये रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा कौन से? इस रिपल्सिव फोर्स से, क्योंकि इस तरफ अब की बार इस तरफ नेगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव है यार। बात क्लियर है ना? इस तरफ वहीं पर समझ लेते हैं यार इसको, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये है यार, अब की बार इस तरफ क्या है? नेगेटिव, और इस तरफ क्या है? पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव ज्यादा है, ये पॉजिटिव कम है। ये रिपल्सिव फोर्स, ये भी नेगेटिव यार, ये भी नेगेटिव, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा इस रिपल्सिव फोर्स से, ये इसको इस तरफ धकेलेगा और ये इसको इस तरफ धकेलेगा, लेकिन ये फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगा? आपकी बार इस तरफ लगेगा, क्योंकि इस तरफ लगने वाला फोर्स यार, इस तरफ लगने वाला फोर्स, ठीक है, वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है। इसलिए अब की बार जो नेट फोर्स लगेगा ना, वो किस तरफ लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। फील्ड इस तरफ इंक्रीज हो रही है, फील्ड इस तरफ इंक्रीज हो रही है, तो नेट फोर्स इस तरफ लगेगा। समझ आ रहा ना यार? क्लियर है ना बात? ठीक है, तो ये था हमारा डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, और ये था डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अब यार वो कंघे वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, बस ये चीज ध्यान रखना बस, ठीक है। जो हमारा ये समझना ना अगर आपको, बस ये एग्जांपल ध्यान रखना। इधर मान लो कम चार्ज है, इधर ज्यादा चार्ज है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड ये है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड ये है। तो यार जो हमारा कॉम होता है, ठीक है, मान लो ये है हमारा कॉम, ठीक है, जब हम इनको अपने ड्राई हेयर से रब करेंगे, करते थे ना, तो क्या होगा यार, इस पर एक ये प्लास्टिक एक्चुअली, और जब ड्राई हेयर से हम प्लास्टिक को रब करते हैं तो प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक नेट, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज आ गया यार इस पर। अब अगर इसको हम पीसीज ऑफ पेपर के पास लेकर जाएं यार, ठीक है, इसको इसके पास लेकर जाते हैं, क्या होगा यार, ये इनको अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन राइज होता है यार कि पेपर में पूछा भी जाता है, क्या एक चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है यार? वैसे होता क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इसके पास चार्ज ही नहीं था यार, उनके पास चार्ज थोड़ी ना है, फिर भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब उसके पीछे का रीजन क्या है वो देखेंगे। पहले तो इसका आंसर है यस, कि भाई एक अनचार्ज बॉडी है ना, वो अट्रैक्ट हो सकती है बाय ए चार्ज बॉडी। कब? जब चार्ज बॉडी के पास बहुत ज्यादा चार्ज हो, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, देन इट कैन अट्रैक्ट द अनचार्ज बॉडी। कैसे? अब यहाँ पर देखते हैं यार, ये पीसीज ऑफ पेपर है, ठीक है, इनके पास, अब इस कॉम के पास नेगेटिव चार्ज है, अब कॉम के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा यार, इन पर हमने एक इंडक्शन पढ़ा था यार मेथड ऑफ चार्जिंग में, ये क्या करेगा, इन पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देगा यार, अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, ठीक है।
अब इस तरफ तो जो हिस्से पॉजिटिव इनके पेपर्स के इस तरफ थे कॉम की तरफ, उस तरफ पॉजिटिव हो गया और दूसरी तरफ यार नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हो गया नेगेटिव। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। ठीक है, मान लो ये हमारा एक कोई पेपर, इस तरफ हो जाएगा यार पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यार देखो, क्योंकि अब जो यहाँ पर फील्ड होगी ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव आ गया इस तरफ नेगेटिव आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार किस तरफ होगी, इस तरफ चार्ज ज्यादा है। ठीक है, अब की बार फील्ड इस तरफ इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर फील्ड ज्यादा, यहाँ पर फील्ड कम है। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, सिंपल सी बात है, अट्रैक्ट करना ही है यार। अब किस तरफ जाएगा वो, बात ये है कि वहां पर जो नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है उस पर नेट फोर्स किस तरफ लगेगा। ठीक है, उस पर नेट फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, क्योंकि यार यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज कम है, सेम केस हो गया, बिल्कुल सेम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इंक्रीज हो रही थी ना, और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस तरफ था। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इंक्रीज हो रही थी, पॉजिटिव चार्ज भी इस तरफ था। ठीक है, ज्यादा चार्ज इस तरफ था, तो नेट फोर्स किस तरफ लग रहा था, इसी तरफ लग रहा था। तो इन पीसेस ऑफ पेपर पर भी यार नेट फोर्स हमारा किस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, क्योंकि इस तरफ फील्ड ज्यादा, इस तरफ फील्ड कम है, नेट फोर्स इस तरफ जनरेट हो जाएगा। तो यार ये था हमारा डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड एंड डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी? क्या एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है यार? अब इसका आंसर पता लगाने की कोशिश करते हैं। यार हमारे पास मान लो एक कॉम है जो हम बचपन से खेलते आए कि ड्राई हेयर में रब करके एक पेपर्स को हम अट्रैक्ट करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों को। यहाँ पर होता क्या यार, जब हम ड्राई हेयर्स में कॉम को रब करते हैं, इस पर एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है बच्चों। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यार। तो क्या होगा, पीसीज ऑफ पेपर पर ये अपनी तरफ वाले हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, अपोजिट हिस्से पर नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या रहा, इसमें इस पीसीज ऑफ पेपर में नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा किस तरफ यार, इस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, कॉम की तरफ, क्योंकि इसके पास ज्यादा चार्ज है, यहाँ पर चार्ज कम है। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड इस तरफ होगी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है यार, वो भी इसी तरफ हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है यार एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। सबसे पहले देखते हैं यार एरिया वेक्टर क्या होता है। सिंपल सी बात है, मान लो कोई सरफेस एरिया यार, इस पर जो नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल के अलोंग ही हमारा एरिया वेक्टर होगा, या फिर ये बोले कि ये सरफेस पर एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये होगी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन। ये मान लो हमारा एरिया यार, ये एरिया एलिमेंट है, तो इस पर जो हमारा परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ds, दिस इज आवर एरिया वेक्टर। या फिर बोले कि ये जो नॉर्मल है और ये एरिया वेक्टर है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि सरफेस पर परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं। ठीक है, और एरिया वेक्टर भी हमारा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। मींस बोथ ऑफ दीस थिंग्स आर, आई मीन दिस ds and r in the same direction, I mean normal to that surface area, or we can say that ds is equal to ds dot n cap is giving the direction of this area vector। तो यार एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर है इससे। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज कहाँ है, अभी देखने वाले। सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है। फ्लक्स इज समथिंग, आई मीन द मीनिंग ऑफ फ्लक्स इज देयर इज समथिंग टू व्हिच इज फ्लोइंग, कुछ बह रहा हो। हम इसको क्या बोलेंगे यार अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया व्हिच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लो ये सरफेस एरिया यार, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है और इस सरफेस एरिया को इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पकड़ रखा है ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है यार। तब इसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है यार, उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर दो केस आते हैं यार, ये पैरेलल भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर हो तो इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स जाएगी, जितना पॉसिबल हो उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो सकती हैं। लेकिन अगर ये पैरेलल हो यार और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो, तो इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी क्या होगी, जीरो मिनिमम। यहाँ से देख लेते हैं, ये नंबर ऑफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये ds। ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं यार, लेकिन साथ में ही ये एरिया वेक्टर ये सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर यहाँ पर
ये सरफेस एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। इस सिचुएशन में हमारी फ्लक्स क्या होगी यार, मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हम देख चुके हैं, अगर सरफेस एरिया पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है, इसी सिचुएशन में जो हमारा ये एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नॉर्मल होगा। सरफेस एरिया पैरेलल होगा, नॉर्मल हमारा जो एरिया वेक्टर होगा हमारा वो नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, दिस एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस सिचुएशन में यार इस एरिया में से, इस सरफेस एरिया में से जीरो फ्लक्स पास होगी, ठीक है। इन दिस केस आवर फ्लक्स विल बी मिनिमम। ये हमारी फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, और ये हमारा एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दिस सिचुएशन आवर फ्लक्स विल बी मिनिमम। नेक्स्ट है यार गॉस थ्योरम। ये क्या बोलती है, ये रिलेट कर दी, इसने रिलेट कर दिया यार, जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चार्ज से रिलेट कर दिया। तो ये क्या बोलती है यार, दिस इज द I mean electric flux passing through any surface area is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface area। तो इसको क्या बोलेंगे यार, phi e dot ds, ठीक है, is equal to q over epsilon naught, 1 over epsilon naught times the charge enclosed by the surface area। This is our Gauss theorem। इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सरफेस की यार इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक चीज यहाँ पर रह गई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, देखो फ्लक्स होती है E डॉट ds, दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका एरिया का, स्मॉल एरिया का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये छोटा सा एरिया है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम E डॉट ds इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ई की यूनिट है यार न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये होगा हमारा यूनिट होगी SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और हम रिलेशन देखेंगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके साथ, पोटेंशियल के साथ रिलेशन, आगे देखेंगे ये नेक्स्ट चैप्टर में, dV बाई dr। तो यहाँ से यूनिट हो जाएगी यार, ये है पोटेंशियल और इसकी यूनिट है मीटर, ठीक है, डिस्टेंस है ये, तो ये हो गई वोल्ट पर मीटर। एक और यूनिट बन जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वोल्ट पर मीटर, मीटर स्क्वायर, दिस विल गिव यू वोल्ट मीटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा यार। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक यार गॉसियन सरफेस एंड प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम, ठीक है यार। अब हम पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस क्या होता है यार। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यार, मान लो हमारे पास ये चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ जाएंगी, जाएंगे कि नहीं जाएंगे यार, चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड जाएंगे। अगर हम उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक सरफेस देखें, सरफेस बनाकर देखें चारों तरफ, वो एक स्फीयर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा यार, जस्ट इमेजिन करके देखो, इजी है, चारों तरफ जा रही है यार, ठीक है। अगर उसको एक सरफेस से कवर करने की कोशिश करें, वो क्या बनेगा, वो एक स्फीयर बनेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ जा रही है यार, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ, इस तरफ, इस चारों तरफ, तो इसका जो सिमेट्री बनेगी उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो क्या बनेगी यार, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनेगी। ये क्यों बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सरफेस इजीली समझ में आ जाएगा यार। अगर हमें एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमेट्री समझ में आ गई, तो ये अगर पॉइंट चार्ज है यार, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमेट्री होगी यार एक स्फेरिकल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होगी, स्फेरिकल सिमेट्री। ये पेपर में ही पूछा जाता कई बार। अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है यार, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ जाएंगी, चारों तरफ, ठीक है, बिल्कुल 3 डायमेंशन, तो ये होगी एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अब यार गॉसियन सरफेस क्या होता है, इसका कांसेप्ट दिया था गॉस ने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। ये क्या होता है कि ये हाइपोथेटिकल सरफेस है यार। उसने क्या किया कि जो भी हमारा जैसा भी चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनकी जैसी भी सिमेट्री है, अगर स्फेरिकल सिमेट्री है तो वहां पर उसने क्या किया, वहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एक स्फीयर इमेजिन कर लिया एज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगर हमारे पास लाइन चार्ज है तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमेट्री यार एक सिलेंडर, ठीक है, यहाँ पर इसने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। तो यार ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, ठीक है। अगर हमारा कोई चार्ज इनक्लोज्ड है किसी सरफेस में, ठीक है, या फिर ओपन भी रखा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो सिमेट्री होगी, ठीक है, वहां पर एक हम हाइपोथेटिकल सरफेस इमेजिन कर लेते हैं इनक्लोजिंग दैट चार्ज, दैट सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है यार, ठीक है, इजी है। अब देखते हैं यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो यार हमारा ये है सरफेस एरिया, ये चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, ये चार्ज है, ठीक है, ये मान लो ये चार्ज है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यार चारों तरफ जा रही है,
अब इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी सारी की सारी पास नहीं होंगी, ठीक है, कुछ नंबर्स में पास होंगी। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से कितनी पास हो रही है और इसका सरफेस एरिया, सिंपल सी बात है यार, ϕ/E.ds। इस टाइप के सरफेसेस को ओपन सरफेस बोलते हैं जब चार्ज उसके बाहर रखा हुआ हो, ठीक है यार। अगर चार्ज यहाँ पर अगर इसकी जगह एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, ठीक है, या फिर एक स्फीयर हो, बॉल हो, उसके अंदर रखा हुआ हो चार्ज, इन दैट केस all the electric field lines of that charge will be passing through this surface area of that volume। सारी की सारी इसमें से पास होंगी यार। अब इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें से अब की बार ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो यार हम अब यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, एक और हमें फॉर्मूला गिवन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ϕ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, इसमें घुसने की जरूरत ही नहीं है यार, सिंपली चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, आ जाएगी फ्लक्स। मान लो हमारे पास एक क्यू चार्ज है यार, अगर इस क्यू चार्ज को यार तुम ये बताओ एक कमरे के अंदर रख दे, या फिर एक छोटे से बॉक्स के अंदर रख दे, या फिर एक बंद ग्लास के अंदर रख दे, चाहे कहीं पर भी रखे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है चारों तरफ जा रही है और उतनी ही रहेंगी, ठीक है। तो अगर यार हम इसको एक कप के अंदर रखे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले उस सरफेस से, वो भी Q/ε0 अगर ये चार्ज Q है। अगर इसी Q चार्ज को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखे तब भी Q/ε0। इसका मतलब क्या हुआ यार कि जो क्लोज सरफेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, उस सरफेस एरिया पर डिपेंड ही नहीं करती। दैट्स व्हाई वी से दैट इन द फॉर a closed surface flux is independent of the surface area and for an open surface that depends on the surface area, कि कितना सरफेस में से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। तो ये था यार about the Gaussian surface। now let's move to a proof of Gauss theorem। जो गॉस ने थ्योरम दी है, मतलब उसने क्या बोला यार, जो E.ds होता है ना वो किसके इक्वल भी होता है, Q और एप्सिलॉन नॉट। ये देखेंगे कि कैसे होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं यार, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें पता है कि पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमेट्री होगी यार वो कैसी होगी, एक स्फीयर होगी। तो बच्चे हमने यहाँ पर क्या किया, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया, कैसा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब ये बताओ यार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ जा रही है, चारों तरफ जा रही है। तो यार जो यहाँ पर किसी छोटे से सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी क्या इसके परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, होगी यार। वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस स्फीयर का, जो स्फीयर हमने इमेजिन किया है उस पर उसकी रेडियस की तरह काम करेंगे, ठीक है, रेडियली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो रेडियस क्या होती है उस सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है यार, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता ही है सरफेस पर, मतलब दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई। मींस एंगल बिटवीन दिस ds एंड e, हमें एंगल चाहिए होता है यार दोनों के बीच का, ये कैलकुलेट करने के लिए। तो एंगल हमें यहाँ पर क्या मिला, 0 डिग्री। सो विल गेट d phi e, छोटे से सरफेस में से जो फ्लक्स जा रही है वो निकालेंगे सबसे पहले। d phi e इज गिवन एज E.ds इज इक्वल टू E ds cos थीटा, थीटा इज 0 हियर, सो विल गेट E ds। बात समझ में आ रही है ना यार। अब क्या करेंगे यार, हम अब हमारे पास कौन सी फ्लक्स आई है, इस छोटे से सरफेस में से जो कम थोड़ी सी फ्लक्स जा रही है। अब हम क्या करेंगे यार, d phi e जो हमने निकाली है, d phi e हर एक छोटे छोटे सरफेस में से जारी होगी, उन सभी को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं यार ओवर द टोटल सरफेस। phi e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द टोटल सरफेस ऑफ d phi e, ठीक है। तो ये हो जाएगा E ds इंटीग्रेशन ओवर टोटल सरफेस। ई कॉमन आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। सरफेस एरिया ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया हमारा ये, ठीक है। ये क्या होगा, इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा 4πr²। इसकी वैल्यू पुट कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यार इसकी, किसी पॉइंट पर हम इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें वो क्या होती है, K/r², ठीक है। तो 1/4πε0 Q/r², यहाँ से कैंसिल वगैरह करके काट पीट के हमें क्या मिला, Q/ε0। चले कहाँ से, EDS से पहुंचे कहाँ, Q/ε0। So we can say that electric flux of any closed surface area can also be written as 1/ε0 times the charge contained or enclosed by that surface area। I hope यार आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। Dear student, our next topic is to find out the electric field intensity of an infinitely long line charge, ठीक है। बहुत लंबी यार इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तुम्हारे पास, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कंटिन्यूअसली। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी यार आसपास में। मान लो ये हमारी वायर है, ठीक है, इसके आसपास में इनफाइनाइटली लॉन्ग हो रही है, इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे यार,
एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेंगे एक लाइन चार्ज का, जैसे कि मैं बता चुका हूँ एक लाइन चार्ज का जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। ये गॉसियन सरफेस हमने यार इमेजिन कर लिया आर रेडियस का और एल लेंथ का। वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन हम एल लेंथ का और आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। अब देखो यार इसके 3 सरफेस होंगे 1 2 3, ठीक है। इस वाले का यार, इस वाले का एरिया वेक्टर कैसे होगा, मान लो इसको हम ऐसे होल्ड कर लेते हैं, दिस इज द लाइन चार्ज, ओके। अब इसका इस सरफेस वाले का S1 सरफेस है ये, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है यार, दोनों परपेंडिकुलर, बात क्लियर है, ठीक है। अब यार इसका देखो, ये सरफेस S2 मान लिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इस सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इस सरफेस पर एरिया वेक्टर BC डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्मल जो इस सरफेस पे वो BC डायरेक्शन में, बोथ ऑफ दीज आर इन द सेम डायरेक्शन। तो एंगल बच्चे कितना होगा हमारा 0 डिग्री, ठीक है। अब यार तीसरा सरफेस देख लेते हैं। तीसरा सरफेस जैसे फर्स्ट था वैसे तीसरे सरफेस के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए एंगल 90 डिग्री हुआ, किस किस के बीच में, एरिया एलिमेंट और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है बच्चे। तो ये था यार अबाउट द डायग्राम, ओके। नाउ अब कैलकुलेट करते हैं यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी यार, वो होगी तीनों सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सभी को ऐड कर देंगे, हम निकाल लेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स EDS1 EDS2 EDS3। अब यार EDS1 और EDS3, ठीक है, दोनों पे यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, तो EDS1 को ओपन करेंगे हम, EDS1 cos 90, EDS3 cos 90, EDS2, यहाँ पर इस सरफेस में एंगल दोनों के बीच में कितना बच्चे 0 डिग्री है यार, ठीक है, cos 0। तो यार cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1, हमारे पास केवल एक टर्म सर्वाइव करेगी, सेकंड टर्म। सो वी विल बी लेफ्ट विद phi E is equal to E into 2 pi RL। 2 pi RL कहाँ से आया यार, ये है DS2 जो हमारा एलिमेंट लिया था हमने एरिया। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द एंटायर सरफेस तो इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा, वो होता है 2 pi RH, हाइट इसकी L ली गई है, ठीक है, तो 2 pi RL हो गया बच्चे। phi E came out to be E into 2 pi RL, टोटल फ्लक्स बच्चे आ गई E into 2 pi RL। अब यार हमें क्या पता है कि ये किसके इक्वल भी होती है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो गॉस थ्योरम बोलती है यार। अब क्यों क्या यार, यहाँ से देखो इसकी चार्ज डेंसिटी हमने इलेक्ट कर ली, सबसे पहले कंसीडर कर लिया लैम्डा, ठीक है, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो यहाँ से चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ से चार्ज क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू Q ओवर L, चार्ज क्या आ जाएगा लैम्डा इनटू L, तो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट आई मीन लैम्डा ओवर L ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से phi E आ गई इसके इक्वल, E into 2 pi RL is equal to lambda L over epsilon naught से हमें क्या मिल जाएगा यार, E मिल जाएगी, that is this one। अब देखो यार इसमें lambda और 2 pi epsilon naught into R is inversely proportional to the R, again R के inversely proportional आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, एक infinitely long charged wire, ठीक है बच्चे। तो इसको हम अगर इसका वेरिएशन देखेंगे E का R के साथ ऐसा वेरिएशन आएगा। एक और खास बात हम देख लेते हैं यार, अगर न्यूमेरिकल में यूज करना हमने, ठीक है, क्वेश्चंस में न्यूमेरिकली इसको यूज करना यार, तो कैसे करेंगे, सिंपलीफाई कर लेते थोड़ा सा, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, विल गेट 2 लैम्डा ओवर, नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे 9 into 10 raised to power 9, तो 2 लैम्डा ओवर आर, सिंपली लैम्डा पुट करो और आर पुट करो, हमारे पास क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के पंगे में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो यार समझ आ गया होगा आई होप आपको। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। यार हमारे पास एक प्लेन शीट है, ठीक है, इनफाइनाइटली लार्ज है ये, ठीक है, मतलब इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यार, दोनों आसपास में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यार, अब एक बात देखो, यहाँ पर हमारे पास कोई फिक्स्ड गॉसियन सरफेस नहीं है, हम इसका कैसा भी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसकी फिक्स्ड शेप नहीं है, कैसी है यार ये। तो हमने क्या किया यार, सिंपलिसिटी के लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया यार, बात समझ में आ रही है ना। सबसे पहले लिया एक छोटा सा एरिया एलिमेंट, इस पूरी की पूरी सीट का छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया और एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर दिया ये वाला, ठीक है, ये एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब देखो यार इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मान लो ये है प्लेन शीट यार, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये यार, ठीक है। तो अब देखो यार, अब ये ऐसे हो जाएगा, इस सिचुएशन को ऐसे इमेजिन करो, ठीक है बच्चे, एक प्लेन सरफेस ये हो गया, एक प्लेन सरफेस ये हो गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सर्वाइव करेगी, कौन कौन से प्लेन सरफेस से सर्वाइव करेगी बच्चे, एक तो इससे और एक इससे। क्यों, क्योंकि यार ये देखो यहाँ पर इस प्लेन सरफेस पर हम एरिया वेक्टर देखें, ये है,
इस वाले प्लेन सरफेस पर एरिया वेक्टर देखिए यार, ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यार इन्हीं की डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में दोनों, यहाँ पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में यार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कर्व सरफेस पर जो हमारा एरिया वेक्टर होगा बच्चे वो होगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो गई यार, तो ये कंपोनेंट तो हमारा सर्वाइव ही नहीं करेगा, जीरो होगा। तो हमारे पास बचेंगे केवल दो कंपोनेंट और एक तो ये और एक ये। तो सिंपल सी बात है, अब निकाल देते हैं यार टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी हो जाएगी यार, EDS1 EDS2 इसकी और इसकी यार, ठीक है। EDS1 ये क्या हो जाएगा, EDS cos 0, EDS2 वाला क्या हो जाएगा, EDS cos 0, क्योंकि यार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसके आसपास इधर सेम है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी यार, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, ठीक है। इस तरफ भी E होगी, इस तरफ भी E होगी, तो E हो जाएगी दोनों में। अच्छा, तो यार सेम हो गई, दोनों को ऐड कर सकते हैं सिंपली। तो EDS हो गया कितना, 2 गुना 2EDS। अब यार DS को इंटीग्रेट करेंगे, जब मैंने बताया था कि इसका साइज बहुत बड़ा है यार, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी लार्ज एंड वी डू नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप ऑफ दिस प्लेट। तो हम क्या कर लेते हैं यार, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ना वो कितना है, S है, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे वो आएगा यार S, यहाँ से मिल जाएगा 2ES = Q/ε0, E will came out to be Q/2S ε0 यार। अब देखो यार Q/S क्या है बच्चे, Q/S क्या है, ये हमारी सिग्मा, बात क्लियर है ना यार। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो, मान लो इस पर चार्ज, टोटल चार्ज क्यों हुआ है, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा S, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी बच्चे Q/S। सो दिस केम आउट टू बी E = σ/2ε0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट। बात क्लियर है ना बच्चे। अब देखते हैं यार पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर में क्या पूछा जाता है यार, कई बार इस एक सीट की जगह दो सीट दे दी ऐसे, ठीक है, ऐसे दो सीट है, these are parallel to each other, ठीक है, and again these are infinite in size and their shape is indefinite। अब यार एक रीजन, दूसरा ये रीजन होगा, तीसरा ये रीजन हो गया, ये होगी सीट, एक रीजन ये होगा, दूसरा रीजन ये होगा, तीसरा रीजन ये होगा। बात क्लियर है ना बच्चे। तो अब यार इस रीजन में देखो, अब दोनों पॉजिटिव है यार, दोनों पॉजिटिव है, इसकी चार्ज डेंसिटी है σ1, इसकी चार्ज डेंसिटी है बच्चे σ2। मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे E2। बात क्लियर है, ओके। तो इसमें देखो यार इस रीजन में तीन रीजन बन जाएंगे यहाँ पर। इस रीजन में देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी यार, आउटवर्ड होती है, इसकी भी इस तरफ होगी क्योंकि इसकी भी आउटवर्ड होगी यार। इस रीजन में देखो, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, क्योंकि दोनों की इनकी आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की, इसकी होगी इस तरफ, इसकी होगी इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में यार। अगेन इन दिस रीजन इसकी भी इस तरफ, इसकी भी इस तरफ यार। सिंपल है ना, क्लियर है ना बात। अब क्या कर लेते हैं यार, इनकी डायरेक्शन जो है एक रेफरेंस पॉइंट से हम कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर रेफरेंस ले लेते हैं एक यूनिट वेक्टर व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन ये है यार, ठीक है। अब इसके रेफरेंस में इनके साइंस कंसीडर करेंगे हम। तो फर्स्ट रीजन में यार इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इन द रीजन 1 यार देखो, दोनों की दोनों इसके अपोजिट है, तो दोनों का साइन नेगेटिव, सिंपल सी बात है ना। बात क्लियर है ना यार, माइनस σ1 और 2ε0 माइनस σ2 और 2ε0 दैट इज E1। बात क्लियर है, ओके। इस रीजन में देखो यार, दोनों के दोनों अपोजिट साइन में, E1 तो है इसकी डायरेक्शन में, E2 है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो E1 का साइन बच्चे कितना होगा, आई कैसा होगा, पॉजिटिव। E2 का साइन कैसा होगा यार, नेगेटिव। तो E1 का साइन होगा यार रीजन 2, E1 का साइन होगा यार पॉजिटिव और E2 का साइन होगा नेगेटिव। ये हो गया यार सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर है ना, आसान है कुछ नहीं। रीजन थर्ड में देखो, थर्ड रीजन में देखो, दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन, सॉरी दोनों का जो साइन होगा पॉजिटिव होगा, बिकॉज़ दे आर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ दिस यूनिट वेक्टर r कैप। ओके, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यार थर्ड रीजन में 1/2 ε0 σ1 प्लस σ2। इजी। यार मान लो आपको ये पूछा जाए कि इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है और दोनों पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, सिग्मा सिग्मा सारी इन वैल्यूज, ये वैल्यूज इनमें पुट कर दो, सिग्मा 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 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा और 2 एप्सिलॉन माइनस 2 से, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, माइनस सिग्मा और एप्सिलॉन डाल देंगे। सिग्मा देखो, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये पहला केस ले रखा है, फर्स्ट केस सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा, तो सिग्मा पुट कर देंगे, हर जगह सिग्मा पुट कर देंगे, हर जगह सिग्मा पुट कर देंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह, ठीक है। हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल सी बात है यार। जो हमें इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन बनाई है 1 2 3,
इन तीनों इक्वेशन में यार अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को सिग्मा पुट करेंगे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर यार आपको ये दे दे कि एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी प्लेट नेगेटिव है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरी पर नेगेटिव चार्ज, सिंपल सी बात है, इसकी चार्ज डेंसिटी होगी यार प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा, और इक्वल है मान लो ये बनाइए सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा यार। अब ये वैल्यूज सारी की सारी सिग्मा 1 की जगह यहाँ पर इन तीनों के में सिग्मा पुट कर दो, सिग्मा 2 की जगह इन तीनों में माइनस सिग्मा पुट कर दो, हमारे पास यार ये रिजल्ट आ जाएगा। पेपर में ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल इजी है यार, यहाँ से हम ये केसेस निकाल सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया। प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल सेल इन दिस टॉपिक। ओके, नाउ यार वही सेम प्रोसीजर है, ठीक है। गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस चार्ज स्फेरिकल सेल की। सिंपल सी बात है यार, एक चीज याद रखना, जब भी हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेना। कैसा, जैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री हो यार, ठीक है। लाइन चार्ज वाले में सिलेंड्रिकल, एक पॉइंट चार्ज में स्फेरिकल, ठीक है। यहाँ पर भी स्फेरिकल होगा क्योंकि ये स्फीयर है यार। उसके बाद हमारा क्या प्रोसीजर था यार, उसके बाद हम उस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं यार। उस एरिया एलिमेंट की फिर हम एरिया वेक्टर देखते हैं किस डायरेक्शन में है, फिर उस एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं कि किस डायरेक्शन में लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड यार, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये उसका प्रोसीजर। उसके बाद हम क्या करते हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यूजिंग द गॉस थ्योरम और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं किसको, उस छोटे से एरिया वेक्टर, एरिया एलिमेंट को जो हम कंसीडर करते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर। अगेन यू विल डूइंग द सेम थिंग। तो यार क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस है यार कैपिटल आर, ठीक है। इस पर चार्ज है यार प्लस क्यू। इसका हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया ये वाला जिसकी रेडियस है यार आर, आर रेडियस का, स्मॉल रेडियस स्मॉल आर का हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया यार। इस गॉसियन सरफेस पर एक सरफेस एलिमेंट ले लिया जैसे कि मैंने अभी अभी बताया यार, ठीक है। इस सरफेस एलिमेंट की, ठीक है, इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या यार, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट इज ds। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी यार इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगी इस गॉसियन सरफेस पर, एंड दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ds। नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द गॉस थ्योरम एंड दैट इज E dot ds is equal to q over epsilon naught here. Again, angle between E and ds is यार 0. Okay, so we'll get E ds cos 0 is equal to q over epsilon naught. अब यार E देखो, E तो कांस्टेंट है, बाहर ले आए। अब क्या बचा हमारे पास, cos 0 is 1. Now we are left with ds. Okay, integration of ds, and I mean this. Now this is giving us the total area of this Gaussian surface. Mind it, Gaussian surface, क्योंकि हमने जो एरिया एलिमेंट लिया था यार, ये Gaussian surface पर लिया था, तो इस Gaussian surface का टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना जब भी आप काम करो, ठीक है। तो एंड दैट इज इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यार टोटल एरिया कितना है इस Gaussian surface का, 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ओके, तो इसका 4 पाई r स्क्वायर एरिया हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू q ओवर एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस विल गिव यू E is equal to q over 4 pi epsilon naught r square. This is the electric field where at any point outside this cell at a distance of r. इस सेल के, मान लो ये सेल है यार, इसके कहीं भी बाहर r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले यार, वो आएगी ये। बात क्लियर है ना यार, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उसके बाद यार हम अंदर देखते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अंदर की तरफ हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे यार, छोटी सी r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का। अगेन गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, लेकिन यार इस गॉसियन सरफेस पर चार्ज कितना है, 0 है भाई, ठीक है, चार्ज इज 0। और ये हमारा जो बड़े वाला सरफेस है दैट इज गिवन टू अस। ओके, नाउ E dot ds is equal to again q over epsilon naught यार, लेकिन अंदर चार्ज 0 है, q is equal to 0। इसका मतलब E dot ds पूरा का पूरा फैक्टर will be equal to 0। अगेन this will give you 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यार सरफेस पर देखते हैं कि सरफेस पर कितनी है। बात समझ में आ रही है ना यार, ठीक है। सरफेस पर देखते हैं, अब सरफेस पर कितनी होगी यार, सिंपल सी बात है, हमने बाहर देखी r डिस्टेंस पर, स्मॉल r पर, हम कैपिटल R पर भी तो देख सकते हैं भाई। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम यहाँ पर इस r की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज कैपिटल R। सरफेस पर निकालने के लिए ये पुट कर दिया, पुट r is equal to r in this equation, this will give you the electric field on the surface of this spherical cell and this will become E is equal to q over 4 pi epsilon naught r square, कैपिटल R square। Now अब यार चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, अगर हम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, व्हाट विल बी दैट। नाउ अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है यार, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज है क्यों, एरिया यार 4 पाई r स्क्वायर, स्फेरिकल सेल का एरिया, स्फेरिकल सेल का एरिया, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर।
Q over 4 pi r square. Now this will give you Q as sigma into 4 pi r square. Putting this thing in this equation, we will get E as sigma और epsilon naught r. सिंपल सी बात है, इसमें क्या पुट करनी है यार, Q की वैल्यू पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी. We will get the electric field. Now अब क्या देखें यार, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर है बाहर है या फिर सरफेस पे, इसका वेरिएशन कैसा है डिस्टेंस के साथ. कहां से डिस्टेंस के साथ, इसके सेंटर से डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी यार, ये देख लेते हैं इस ग्राफ में एक बार. ओके, इस एक्सिस पर यार इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सिस पर है हमारा ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सेल. नाउ अब अंदर की तरफ तो यार जीरो आई, मतलब r इज इक्वल टू r से लेकर, ठीक है, स्मॉल r से जो हमारा सेंटर से लेकर r इज इक्वल टू r कैपिटल R तक, ठीक है, यानी कि सरफेस तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी यार, जीरो. जैसे ही हम सरफेस पर जाएंगे वहां पर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी यार, ठीक है. तो यहाँ पर मिल जाएगी, हमने इस लाइन से डिनोट कर दी, रिप्रेजेंट कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस. उसके बाद देखो यार बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, r स्क्वायर, ठीक है. बाहर की तरफ r के साथ वेरी कर रही है, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आउटसाइड द सेल, ठीक है. तो उसका वेरिएशन कैसा होता है यार, ऐसा होता है, ठीक है. सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है. अब यार मैंने सरफेस पर मैक्सिमम क्यों बोला, आप बता सकते हो क्या? सिंपल सी बात है यार, बाहर तो ये r जो है इंक्रीज हो रहा है, r इंक्रीज होगा तो e डिक्रीज होता जाएगा यार. सिंपल सी बात है, मतलब बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, सरफेस पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये फिक्स है, ये तो फिक्स होगा यार एक r, ठीक है, जितनी भी होगी वो उतनी ही रहेगी. लेकिन बाहर की तरफ देखेंगे तो ये r जैसे जैसे दूर जाएंगे यार इंक्रीज होता जाएगा स्मॉल r, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड goes on decreasing. So this was the electric field of a charged spherical cell, उसके अंदर, उसके बाहर, उसके सरफेस पर. तो प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं, यू हैव गॉट ऑल दोज थिंग्स. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल टेक केयर ऑफ दैट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.